नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है, इसके बारे में जानेंगे। और हाल ही में अमेरिका का जो नासा स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा उसका कैलिस्पो मिशन था, उसको समापन की घोषणा की, इसके बारे में जानेंगे। और भारत का जो नाविक मिशन है ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। और यह है अस्त्र मैक सेकंड मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसे अभी शामिल करने की बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स में, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। लॉ कमीशन चर्चा में क्यों है? भारत का जो 22वां विधि आयोग यानी लॉ कमीशन है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में उसने कहा है कि जो FIR होता है, इसे ऑनलाइन मोड में पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए जो आपराधिक प्रक्रिया की संहिता 1973 की जो धारा 154 है, इसमें संशोधन करने का सुझाव दिया है कि यदि इसमें संशोधन कर लिया जाएगा तो जो FIR है इसे ऑनलाइन मोड में रजिस्टर किया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में रजिस्टर किया जाएगा तो लोगों को पुलिस चौकी पर या फिर थाने पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग अपना कंप्यूटर के माध्यम से ही ऑनलाइन जो FIR है वो दर्ज करा सकेंगे। विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने चरणबद्ध तरीके से जो FIR है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसको सक्षम करने की भी सिफारिश करता है। इसकी शुरुआत अधिकतम 3 साल की कैद की सज़ा वाले अपराधों से होती है, कि मतलब कि 3 साल तक जो सज़ा के अपराध होते हैं उसके लिए ऑनलाइन FIR कराया जा सकता है। लेकिन जो सभी गैर संज्ञेय अपराध है उसके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन FIR रजिस्टर कराया जा सकता है, संज्ञेय अपराधों के लिए नहीं। संज्ञेय अपराधों के लिए अभी भी थाने या पुलिस चौकी पर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़ मिला है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है कैटलिन कारिकोस और ये हैं ड्रू विसमैन। जो कैटलिन कारिको हैं ये है हंगरी के, और उसके बाद जो ड्रू विसमैन है ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इनका शोध किस पर है? जो कोविड-19 है, कोविड-19 इसके खिलाफ जो टीका विकसित किया गया है mRNA टीका, जो mRNA टीका मैसेंजर RNA टीका विकसित किया गया है, इसको और भी सक्षम बनाने के लिए इन्होंने एक शोध पत्र जारी किया है। इसी के क्षेत्र में जो कैटलिन कारिको है और ड्रू विसमैन है, दोनों को फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यही mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA। यह एक अणु होता है जो आनुवांशिक जानकारी को DNA से कोशिकाओं में और राइबोसोम तक, जो राइबोसोम होता है वहाँ तक ले जाता है, जहाँ इसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो ये टीका इन्हें जो दिया गया है तो किसके लिए दिया गया है? कोविड-19 पर शोध जारी किए हैं कि जो mRNA टीका है इसको इफेक्टिव तरीके से किस तरीके से काम किया जा सकता है। ये हंगरी के हैं और ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इन दोनों लोगों के पास जो डिग्रियां हैं, जो एक्सपीरियंस है जैव रासायनिक क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक इन लोगों के पास डिग्री है। ये वैक्सीन विकास में क्रांति ला दी है, जिससे कि कोविड-19 संकट के दौरान अनगिनत लोगों की जान बचाई गई है। इनके जो शोध है, इनके शोध की वजह से, इसलिए इन्हें मिला है फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज़। एक क्वेश्चन है, इसके बारे में जानेंगे। क्लोरोक्विन सबसे पहले तो जानिए मलेरिया की दवा है। क्लोरोक्विन जैसी दवाओं के प्रति मलेरिया परजीवी के व्यापक प्रतिरोध ने मलेरिया से निपटने के लिए मलेरिया का टीका विकसित करने के प्रयासों को प्रेरित किया है। मलेरिया का प्रभावी टीका विकसित करना कठिन क्यों है? इसमें क्वेश्चन है कि मलेरिया का प्रभावी टीका विकसित करना इतना कठिन क्यों है? तो विकल्प है मलेरिया प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियों के कारण होता है। प्राकृतिक संक्रमण के दौरान, जब मलेरिया का प्राकृतिक संक्रमण होता है उसके दौरान मनुष्य में मलेरिया के प्रति प्रतिरक्षा विकसित नहीं हो पाती, यानी एंटीबॉडी नहीं विकसित हो पाती। टीके केवल बैक्टीरिया के खिलाफ विकसित किए जा सकते हैं। मनुष्य केवल एक मध्यवर्ती मेजबान है, निश्चित रूप से मेजबान नहीं है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प होगा बी। प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मनुष्य में जो मलेरिया होता है उसके प्रति प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी होता है वो विकसित डेवलप नहीं हो पाती, इस कारण इसका टीका विकसित करना काफ़ी कठिन होता है। नेक्स्ट,
R21 या मैट्रिक्स यम मलेरिया वैक्सीन एक नया वैक्सीन है, इसके बारे में जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन से यानी WHO ने R21 या मैट्रिक्स यम मलेरिया वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की है। मतलब सिफारिश की है कि इस वैक्सीन का आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस वैक्सीन को, इस मलेरिया की वैक्सीन को विकसित किया गया है। इसका नाम याद रखिएगा। कौन कौन विकसित किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। यह सिफारिश प्री क्लिनिकल्स और क्लिनिकल परीक्षण डेटा पर आधारित है, जो मौसमी और बारहमासी जो मलेरिया संचरण होते हैं लगातार 4 देशों में, जो अच्छी तरीके से मतलब अच्छा सुरक्षा और उच्च प्रभावकता को दिखाता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की जान ले लेती है। खासकर कमज़ोर आबादी को और भी अधिक मलेरिया प्रभावित करती है। और भी इसके बारे में कुछ जानेंगे, यहाँ पर दिया है। मलेरिया एक परजीवी के कारण होने वाली जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित है मच्छरों को काटने से संक्रमित होती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसमें बुखार होता है, थकान, उल्टी, सिरदर्द और कपकपी वाली ठंडी महसूस होती है। अगर ये सब लक्षण है तो जान लीजिए मलेरिया है। मलेरिया एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिससे सालाना 6 लाख से अधिक लोगों की मौतें होती हैं, जिसमें अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मलेरिया से पीड़ित बच्चे हैं और लोगों को वहाँ सबसे अधिक बीमारियाँ ये होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कैलिप्सो मिशन है नासा का। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कैलिप्सो मिशन अपने समाप्ति की घोषणा की है। नासा ने अपने कैलिप्सो जो मिशन है उसकी समाप्ति की घोषणा की है। ये 17 वर्षों तक लगातार जलवायु हो गया, मौसम हो गया, वायु गुणवत्ता से संबंधित जो भी विश्लेषण था उसका डाटा प्रदान किया। नासा और फ्रांस की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी CNNS यानी सीनेस द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया था 2003 में। संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था इसे 2003 में। इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। 10 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया था इसे बनाने में। इसका काम क्या है? बादलों की ऊंचाई और धूल, समुद्री नमक, राख और कालिक जैसे विभिन्न वायुमंडलीय जो कण हैं उसके गुणों को ये मापता है। जो कैलिस्पो मिशन है उसके गुणों को मापता है और अवलोकन करता है और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक मॉडल बनाने में योगदान देता है, जिसमें बादल निर्माण हो गया, वायुमंडलीय संवहन हो गया, वर्षा हो गया, संवहन वर्षा हो गया, कण परिवहन हो गया। इन सब सारी चीज़ों के बारे में डाटा प्रदान करता है। जो कैलिस्पो के द्वारा डाटा प्रदान किया गया था इसका 2020 में इस्तेमाल किया गया था, जब ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी। तो इसका धुआं उड़ते उड़ते समताप मंडल तक गया था, यानी कि 15 से 20 किलोमीटर की रेंज तक गया था। तो धुआं समताप मंडल तक गया। इसकी सटीक जानकारी जो कैलिस्पो मिशन है नासा का उसके द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा कैलिस्पो मिशन किससे संबंधित है, तो पहले ही उत्तर आप दे दीजिएगा, यह है अमेरिका से संबंधित। भारत का नाविक अब भारत मेड चिपसेट समर्थित होगा, यानी कि पहली बार भारत का जो स्वदेशी रूप से नेविगेशन प्रणाली विकसित की गई है जिसका नाम है नाविक। ये सिग्नल का इस्तेमाल करने के लिए और डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा डिज़ाइन चिपसेट का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए चिपसेट्स का इस्तेमाल करेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है नाविक के द्वारा। सभी स्मार्टफोन या नेविगेशन डिवाइस नाविक के साथ संगत नहीं थे वर्तमान में, क्योंकि इसके सिग्नल को डिकोड करने के लिए उन्हें नाविक संगत चिपसेट की आवश्यकता होती है, जो अक्सर क्वालकॉम और मीडियाटेक जैसी विदेशी कंपनियों से प्राप्त होता था, लेकिन अब भारतीय कंपनी के द्वारा इसे बनाया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एक संयुक्त प्रयास में हैदराबाद स्थित एक भारतीय कंपनी है, वो चिपसेट को तैयार करेगी और इसको व्यावसायिक रूप से इसका प्रोडक्शन करेगी। इसी का इस्तेमाल अब भारत के नाविक में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे स्मार्टफोन हो गया, जो भी हो गया, हर एक लोकेशन अब नाविक के द्वारा देखना संभव हो जाएगा। नाविक के बारे में थोड़ा और जानेंगे। भारत का एक भारतीय स्वामित्व वाला एक सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब कि नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये 1500 किलोमीटर तक अपने अगल बगल 1500 किलोमीटर के आसपास सटीक नेविगेशन और जो लोकेशन है उसकी स्थिति बताने में यह सक्षम है।
जो इंडिया का नाविक है, ये भारत के स्वामित्व वाला है। जो जीपीएस है, ये जीपीएस के समान कार्य करता है। जीपीएस है, ये अमेरिका का है, ये अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। भारत का अपने स्वामित्व वाला नाविक नेविगेशन सिस्टम बनाया गया है। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर म्यांमार, थाईलैंड से लेकर श्रीलंका, जितना आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, ये सब के बारे में, सबके इर्द गिर्द 5 मीटर तक सटीक लोकेशन बताने में सक्षम होगा जो इंडिया का नाविक है। वहीं जीपीएस 15 से 20 किलोमीटर तक इर्द गिर्द सटीक लोकेशन बताता है। वहीं नाविक की कैपेसिटी है कि 5 मीटर तक बताएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल, भारतीय वायुसेना 2023 के अंत तक स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को शामिल करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए अस्त्र मैक सेकेंड है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, ये हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है। इससे पहले ही इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है सुखोई 30 MKI विमान के लिए। MKI एयरक्राफ्ट के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया था, मतलब कि उसके जो सुखोई विमान है, सुखोई 30 विमान है, उसके साथ अस्त्र मिसाइल को ले जाया जा सकता है, किसी भी टारगेट को हिट किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जो भारत का हल्का लड़ाकू विमान है जिसका नाम है LCA, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी तेजस, जो तेजस है उसके साथ भी इस मिसाइल को लोड किया जा चुका है, उसका भी सफल परीक्षण हो चुका है। ये जो मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल है, इसे भारत का जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, यानी कि जो DRDO है, DRDO, उसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह रडार का इस्तेमाल करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने लक्ष्य को देखने के लिए या उसे महसूस करने के लिए रडार का इस्तेमाल करता है, फिर यह लक्ष्य को हवा से हवा में ही मारकर उड़ाने में सक्षम है। अस्त्र मैक सेकेंड मिसाइल, तो इसे याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। मेरी न्यूज़ या जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।